नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। हरियाणा के अंदर अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच में जो बढ़ता विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अनिल विज अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो निरंतर हरियाणा के मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। अब उन्होंने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी टारगेट किया है, जिसके चलते उन्हें अब कारण बताओ नोटिस दिया गया है। माना जा रहा है कि अनिल विज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है उसे मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया जाए। इस संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, सुरेश कौटिचिल जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा में इस विवाद के पीछे कारण क्या है और अनिल विज इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हो रहे हैं, वो इतने बड़बड़े बोले क्यों बोल रहे हैं। सबको पता है कि अनिल विज चाहते थे कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। मनोहर लाल खट्टर जब निकल गए थे तो उनको चांस था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सीनियर मोस्ट नेता है तो मिल जाएंगे शायद, लेकिन मिला नहीं। सैनी को लाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी को मालूम है क्यों करते हैं। हमने राजस्थान में देखा था, वसुंधरा राजे ने भी इसी तरह का नाटकबाजी किया था वहाँ इलेक्शन से पहले भी, और उससे पहले आए लोकसभा में उन्होंने बीजेपी के लिए काम नहीं किया, बीजेपी के खिलाफ काम किया था राजस्थान में। इसलिए बीजेपी के जो लीडरशिप है, यूनियन सेंट्रल लीडरशिप है, उनको एक लूप लाइन पोस्टिंग में भेज दिया। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा था मेरा बेटे को टिकट दीजिए, वो फिर बाद में देखते बीजेपी का। तो इस बार नायब सिंह सैनी और वहाँ के स्टेट चीफ जो हरियाणा के मोहन लाल पटौदी, इन दोनों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाते आ रहे हैं, इसलिए कि उनको लग रहा है कि अभी उनको चांस नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। अगर सैनी साहब और रह जाएं और एक 5 साल, तो उसके बाद तो खत्म ही हो जाएंगे उनके, उनका कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। क्योंकि हरियाणा में तो ऐसा जीत लेके आए थे जो बीजेपी खुद परेशान हो गए थे, उन्होंने कैसा जीता था इलेक्शन, आप सबको पता है हमें। तो ये जो पब्लिक स्टेटमेंट कर रहे थे ये बदौली के ऊपर, वो जो एलिगेशंस कर रहे थे, तो वो इनडिसिप्लिन है। और बीजेपी ने ये दिल्ली इलेक्शन होने तक रोक के रखा था इसको। अब जैसे ही हिंदी इलेक्शन, आई मीन दिल्ली के इलेक्शन हो गया, उन्हें लगता है कि अभी चलो इलेक्शन, अब तो एक्शन ले सकते हैं। अब जो शोकॉज नोटिस दिया गया उसमें बोला गया कि 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए कि आप पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जब पार्टी जब कैंपेन चल रहा था दिल्ली में, आप जो वो टाइम पे भी स्टेटमेंट दे रहे थे। आप एक मिनिस्टर है, रेस्पेक्टेड मिनिस्टर है, और आप उस जगह पे बैठे हुए आप ऐसे पार्टी के इमेज को खराब नहीं कर सकते। ये शोकॉज नोटिस से पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल कहते हैं, और कहते हैं कि आपको अब बोलिए, क्योंकि हम सबको पता है कि विज साहब 7 बार एमएलए हैं, अम्बाला से जीतते आ रहे हैं। लेकिन उनको जो टारगेटिंग सैनी साहब को इसलिए करते हैं क्योंकि उनको चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनको दिया गया था। तो उनको तो एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्योंकि उनको तो दिया गया जो पोस्ट है, वो भी मान नहीं रहे थे कि क्यों उनको और थोड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट देना चाहिए था, होम मिनिस्ट्री देना चाहिए था वैसे, लेकिन हुआ नहीं। तो अब हमें इसी बात पर देखना है कि जो सैनी साहब का जो रोना धोना है वो अभी से नहीं है ना, जो इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था अक्टूबर में अम्बाला कैंटोनमेंट से, तो उस टाइम वहाँ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आपको पता है, चित्रा सरवाला। वो उनको हराए थे उन्होंने। तो लेकिन ये कर रहे थे कि चित्रा सरवारा को भी ये बीजेपी वालों ने खड़ा किया था उनको हराने के लिए। तो उनको पहले से यही गुस्सा था कि ये जो पार्टी के खिलाफ काम करना, उनको पता था कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और शायद मुझे लग रहा है कि उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया जाएगा। वही तो मुझे लग रहा है कि 3 दिन के बाद, क्योंकि जब शोकॉस नोटिस देते हैं वो 7 दिन का शोकॉस नोटिस होता है, कभी कभी 12 दिन का शोकॉस नोटिस होता है, बिलाल साहब आपको पता है। लेकिन इस बार तो सिर्फ 3 दिन दिए गए। 3 दिन में जवाब दो, उनको पता है कि ये नोटिस उनके खिलाफ आने वाला भी है। सो 100 दिन से ये जो कैंपेन चल रहा है, वो कहते हैं कि ऑफिशियली जो ऑफिशियल्स थे जो हरियाणा के अभी गवर्नमेंट में हैं, बीजेपी के थोड़े पार्टी लीडर्स हैं, उनको उसमें से एक जूनियर लीडर को सस्पेंड किया था पार्टी ने रिसेंटली। उन्होंने कि विज साहब ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो उनको हराने के लिए इलेक्शन में पूरी तरह काम कर रहे हैं। वो सैनी साहब के साथ फोटो उनके फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं कि मैं सैनी साहब से बहुत क्लोज हूँ, बहुत नज़दीक रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ चलते आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो उनको कहते हैं ना कि मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, तो वो जो गुस्सा है उनमें, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बिलाल जी। जी जी।
लेकिन सुरेश जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री से ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि विज जी इतने सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हरियाणा में, और उनका एक संघ पृष्ठभूमि से भी ताल्लुक रहा है। साथ ही साथ जो मनोहर लाल खट्टर थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी और अनिल विज के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है। लोग कह रहे हैं कि पीछे से मनोहर लाल खट्टर का खेल है, अनिल विज तो खाली चेहरा है। खट्टर साहब का भी गुस्सा है ना, उनको मुख्यमंत्री पद से जब हटाया गया, सबको पता था कि वो टाइम पे जो एंटी इनकम्बेंसी था, अगर खट्टर साहब के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा के इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर लड़ा किया होता उस सिचुएशन में, तो बीजेपी बुरी तरह हार जाती हरियाणा में। ये अलग बात है कि जब सैनी साहब आए थे, उनको भी टाइम नहीं था कि पार्टी को टर्न अराउंड करने के लिए, और बीजेपी ने छोड़ दिया था हरियाणा, कह के अभी तो हम जीतने वाले का सवाल ही नहीं है। फिर भी वहां बीजेपी किस लिए जीते, कैसे जीते, हम सबको पता है। वो था आरएसएस का काम, और आरएसएस ने भी सैनी साहब का नाम लेके आए थे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे आदमी हैं और ये पार्टी चला सकते हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आरएसएस का जो ग्राउंड वर्क था, वो आरएसएस तो मालूम है वो ही जीता है। मुझे लगता है कि सैनी साहब का तो और पार्टी में और पकड़ अच्छा हो गया, अभी गट हो गया। और अनिल विज का जो पार्टी में जो जगह है, शायद अभी 7 बार तो एमएलए बन चुके हैं, इससे बार अगली बार जब इलेक्शन होगी तो बहुत दूर है, 5 साल और है, उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा अम्बाला से। तो खट्टर साहब कुछ भी करें, लेकिन खट्टर साहब भी एक स्पेंट फोर्स हो गया अभी। हमने देखा था बीजेपी ने ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को बिल्कुल लूप लाइन पोस्टिंग में लगा दिया था। शिवराज सिंह चौहान, वो नहीं कि पार्टी के खिलाफ कुछ बोले नहीं उन्होंने, लेकिन उनको पता था कि 22 साल तक जब मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था डॉक्टर रमन सिंह, हमने सोचा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी हटा दिया गया। तो बीजेपी एक जनरेशन नेक्स्ट का खेल खेल रहा है, जबकि वो यंग लीडर्स को पार्टी में लेके आ रहे हैं। और बिलाल साहब, आप इसको और एक चीज से कनेक्ट करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा 1 करोड़ वोटर्स को महाराष्ट्र में ऐड किया गया था, जो असेंबली इलेक्शन से गए, सो लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच में। फिर उन्होंने उसको 70 लाख कर दिया, फिर उन्होंने कहा 40 लाख कर दिया, उसको डिस्काउंट करते आ रहे हो। ये जो नए वोटर्स आ रहे हैं 18 और 21 साल के बीच में, जो 5 साल के अंदर रजिस्टर होते हैं, ये ज़्यादातर अगर हम एनालाइज करें, और ये कोई ओपिनियन पोल में एनालाइज नहीं किया है, कि 18 से 21 जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो किसको वोट कर रहे हैं? वो मोदी जी को वोट कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का जो जीत, जहाँ हारने वाले भी जीत के आते हैं, बाजीगर कहते हैं उन्हें, वो हमने देखा था दिल्ली में, हमने देखा था हरियाणा में, हमने देखा था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, ये अपील करते हैं, और उनको पुरानी जनरेशन से कोई संबंध नहीं है। तो बीजेपी यही ट्राई कर रहा है कि 50 साल से कम जो नेता है, उनको आगे लेके आए, उनको मुख्यमंत्री बनाए, उनके साथ कोई ग्रुपिज्म ना हो, बड़ा ग्रुप ना बने, कल के दिन वो ये धमकी ना दे कि मैं 30 एमएलए को लेके जा रहा हूँ, जैसा भी भगवंत मान पंजाब में कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। वो नहीं हो रहा है। तो बीजेपी ने जनरेशन नेक्स्ट लीडरशिप को लेके आया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और फिर हमने देखा हरियाणा में। और ये इलेक्शन के बाद भी ये डाउट था कि सैनी साहब रहेंगे कि न रहेंगे, लेकिन हम सबको पता था कि नहीं, वो इलेक्शन जीतने के बाद बस वही भी फिर मुख्यमंत्री वही बनेंगे। खट्टर साहब को ले गया कि यूनियन कैबिनेट में लगा दिया, और उनको बोला कि हरियाणा में तुम कुछ उंगली मत करना, बस चुपचाप बैठे रहना दिल्ली में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशन एक्स, यानी कि जो युवा वोटर है, उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक शैली और उनका उत्साह है। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि अगर अनिल विज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो आपको लगता है कि कोई पार्टी के अंदर कोई विद्रोह, या पार्टी के अंदर कोई और आवाजें या किसी तरह की वो पार्टी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ ये अनुशासनात्मक नोटिस दिखाने के लिए दिया गया है, डराने के लिए दिया गया है, दबाव बनाने के लिए दिया गया हाँ, दो है, या दो वास्तव में तरह से हम कार्रवाई, इसको या वास्तव में कार्रवाई हो जाएगी इस बार? हम इसको दो तरह की देख सकते हैं बिलाल साहब। एक तो धमकी है कि आप चुप बैठो, अब ज़्यादा आवाज़ मत करना, ठीक है। दूसरा होगा, अगर उनको पार्टी से निकाल भी देंगे, सस्पेंड भी कर देंगे 6 महीने या 6 साल के लिए, जो भी हो, एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। तो भाजपा ने ये देख के रखा है कि उनके साथ कोई एमएलए या कोई ना जाओ उनके साथ, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है, ये जो क्या कहते हैं, उनको पार्टी को जो पता है कि कोई एमएलए नहीं जाएगा, उनको विश्वास है। और उनको पता है कि जो दिल्ली के जीत के बाद
भाजपा एक अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड 9 में है। वो बस ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं और उनको पता है कि अगर कोई भी उनके साथ कुछ खेले, दिल्ली जैसा कुछ माहौल बनाए हरियाणा में, कोई एक भी एमएलए नहीं जाएगा साथ में। और आप देखिए वही होने वाला है। अनिल विज के साथ शायद अनिल विज अकेले रहेंगे, कोई उनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल के पॉलिटिक्स में हर आदमी अपना कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है पार्टी में। उनके साथ जो आदमी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, अगर वो बाहर पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया उनको, तो उसके बाद कोई नहीं जाएगा उनके साथ, कोई नहीं जाएगा। और यही तो होने वाला है। और अनिल विज साहब को भी पता है कि वो एक स्पेंट फोर्स है। जो पुराना सिस्टम था, तो मार्गदर्शक मंडल बनाया था बीजेपी में, शायद उसमें और एक नाम जुड़ जाएगा, बस उतना ही। तो बहुत प्यारी बात कही कि अनिल विज जी को सोचना पड़ेगा कि अगर वो पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, तो उन्हें भी पार्टी मार्गदर्शन मंडल में पहुंचा दे। आज उनकी उतनी यूटिलिटी नहीं हुई जो एक समय पहले हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश के अंदर कुचाले भर रही है, उसको जीत का एक तरह से कहिए नशा मिला हुआ है। इस ऐसे के अंदर अगर पार्टी के अंदर से किसी तरह की भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के स्वर या अनडिसिप्लिन्ड होने के स्वर कहीं देखने को मिलते हैं, तो उन पर चाबुक जरूर चलेगा उन लोगों पर। साथ ही साथ आपका ये भी कहना है कि हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल से भी ड्रॉप कर दी जाएंगी। इसका कोई असर पार्टी पे नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर देखना है कि अनिल विज पर पार्टी किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि अनिल विज समय समय पर विवादों में घिरे रहे हैं और इस समय वो पार्टी के ऊपर एक बर्डन साबित हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ये महसूस किया जा रहा है कि देश का ये युवा है, जो यंग एनर्जी है, वो पार्टी के साथ खड़ी है। उसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत रही है। सुरेश जी, आपने हमें अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने शेयर की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहें। एबीसी दर्शकों का मेरा निवेदन है, एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें और अपने विचार, खास तौर से सुरेश जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव आप लिखिए, क्योंकि वो बहुत ही जीवी और बहुत ही इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट है। उनकी बातों से सुन के ऐसा लगता है कि वो राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पर अपना ऑब्जर्वेशन रखा, वो बिल्कुल साथ था। अगले प्रोग्राम में हम सुरेश जी से दिल्ली पर बात करेंगे। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।